भानगढ़ फोर्ट है। भानगढ़ फोर्ट में पीछे की तरफ, बहुत कम लोग ये जानते हैं, वहाँ पर एक दीवार की एक मस्जिद बनी हुई है। बस एक दीवार है और उसके अंदर मस्जिद की नक्काशी की हुई है। मतलब जो लोग भानगढ़ फोर्ट जाते हैं, जो कैमरा पर जाते हैं, वो जाएंगे, बाहर बाहर फोर्ट आपको दिखा देंगे, लेकिन जब आप वहाँ से एक पैदल वॉक शुरू करते हैं, एक ट्रैक शुरू करते हैं सरिस्का फॉरेस्ट की तरफ, तब आपको करीब 1.5-2 किलोमीटर के बाद एक सिंगल दीवार की आपको एक मस्जिद दिखाई देगी, जहाँ के बारे में ये मान्यता है कि वहाँ पे जिन्नात आके पूजा करके जाते हैं। मतलब उस जगह पर जिन्नात नमाज पढ़ते हैं। और शुक्रवार की बृहस्पतिवार की रात तो वो आते ही आते हैं जुम्मे की नमाज अदा करने। दिन में नहीं आ सकते तो वो रात में आके अपनी नमाज अदा करके जाते हैं। 2 बार हम वहाँ रुके हैं रात भर। वहाँ जिन्नात आते हैं, उनके जिन्नात की हाइट जो है 5 फुट 8 इंच की है, दाढ़ी इतनी है, और आते हैं वो प्रॉपर, वो अपना नमाज पढ़ के पूजा वूजा करके सब करके चले जाते हैं। हमसे मिले, हमसे बात की है जिन्नातों ने वहाँ के। हमको बताया उन्होंने कि कैसे वो हर शुक्रवार और रोज़ यहाँ पर अगरबत्ती चढ़ाने आते हैं, जिसका जिम्मा जो है उनको गांव के एक जो बड़ी मस्जिद है उनके लोगों ने दे रखा है। अब अगले दिन सुबह जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पूजा पाठ किया हुआ मिलता है मामला। सिमिलरली इट हैपन्स विद बुरहानपुर फोर्ट ऑल्सो। एक पुजारी हैं जो वहाँ पूजा करने जाते हैं, वो बड़ी अपनी शिद्दत से पूजा कर रहे हैं उस शिवलिंग की, और सालों से कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि इसमें अश्वत्थामा की कहानी कहाँ से आई है। बुरहानपुर फोर्ट है, बुरहानपुर फोर्ट के ठीक एडजेसेंट 1.5 किलोमीटर में एक गांव है, जिस गांव में वो पुजारी जी रहते हैं। और वो जाने जाते हैं किले वाले पुजारी जी के नाम से, बड़े फेमस हैं वहाँ पर लोकल एरिया में। जो भी घूमने जा रहा है वो उनसे जाके पूछ सकता है। फोर्ट के अंदर किसी से पूछेगा किले वाले पुजारी जी कहाँ मिलेंगे, वो बता देंगे वहाँ मिलेंगे। और उनसे आप बात करो, वो आपको साफ बताएंगे बेटा कि मेरे को 32-33 साल हो गए, मैं यहाँ रोज़ पूजा करता हूँ। तो उन्हें भी नहीं पता कि अश्वत्थामा की कहानी कहाँ से आई। रात में करते हैं वो। हाँ, उनका रोज सुबह का है कि सूर्योदय होने से पहले वो शिवलिंग की पूजा करके वहां से निकल जाता है। बताओ, और लोग क्या क्या मान? लोग कह रहे हैं वहां अश्वत्थामा है। ये फिर एक अंधविश्वास है लोगों में। बोल नहीं सकते ना भाई, धर्म के बारे में अंधविश्वास बोलोगे तो ऐसे थोड़ी चलता है। अच्छा भाई, एक और पर्सनल एक्सपीरियंस था जब आपको एक हॉन्टेड जगह पे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। उसके अलावा भी कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस करा है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। 2-3 हमारे भाई लोग हैं जो इस पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने, वो भी हॉन्टेड जगह पे जाते हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि हमने खुद ये एक्सपीरियंस करा है कि एक स्मेल चेंज हो जाती है, स्मेल कुछ बुरी स्मेल आने लगती है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, कभी एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, ऐसे चेंजेस। या फिर आपको कोई पास बाय करता हुआ फील होता है कि कुछ तो है, कुछ हवा सी चलने लगती है एकदम से, फिर रुक जाती है सिमेट्रीज पे, कब्रिस्तान पे, या किसी भी हॉन्टेड जगह पे। ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं। तो आपको कुछ ऐसे फिजिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान? चाहे दिखा ना हो बट कुछ फीलिंग, कुछ? नहीं, ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे। अच्छा, ये सारे हुए हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये इस तरीके के सारे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे एक्सपीरियंस मान के वहीं पर छोड़ देते हैं कि भाई ये मुझे हो गया, एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो गया है। और मैं जो है उसी से एक कदम और आगे ले लेता हूँ कि ये क्यों हुआ, मुझे जानना। अब ये चुल मच गई है मेरे अंदर और मुझे पता करना है कि ये क्यों हुआ। वो ठंड लगी क्यों, ऐसे कैसे ठंड लग गई, खड़े हैं जो ठंड लग के चली जाएगी, ये कोई बात थोड़ी हुई। ऐसे नहीं होना चाहिए। ना मैं उनको गलत बोल रहा हूँ और ना ऐसे किसी एक्सपीरियंस को ना होना। आई एम सो सॉरी। ये भी पैरानॉर्मल तो नहीं है कुछ कि बताना चाह रहे हो पर बताने नहीं दे रहा भूत? क्या रहा, कहाँ, क्यों बोल रहा है ऐसे? तो ना वो लोग गलत हैं और ना उनके एक्सपीरियंसेस, और ना जिन लोगों को ये होते हैं वो गलत होते हैं। यहाँ पर हालात जो है वो थोड़े से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे टेम्परेचर का गिरना या उठ जाना। अब ज़्यादातर टेम्परेचर का गिरना या उठ जाने वाले केस आपके पास आएंगे हिल्स से। गोवा में
ऐसे केस बहुत कम आएंगे जहाँ पर कोई कहेगा कि मेरा टेम्परेचर ड्रॉप और पिक हुआ बहुत तेज़ी में, लेकिन हिल्स पर ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये टेम्परेचर ड्रॉप का होना या इंक्रीज़ होना ये कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब कोई 10 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ जाएगा, 2-4-5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। उसमें ये ज़रूर होगा कि आप अगर वहाँ खड़े हैं आपको थोड़ा ज़्यादा ठंड लगी, आप अगर थोड़ा इधर आए तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल महसूस होने लग गया। तो इसमें जो है ये पूरा एक एटमॉस्फेयर बनता है चारों तरफ चीज़ों का। कुछ जगहों पर पेड़ों की वजह से ठंडक ज़्यादा होती है, कुछ जगहों की मिट्टी वैसी होती है जो ठंडक को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। अब जैसे आप लोग सब मसूरी गए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लाइब्रेरी चौक पर हैं, लाइब्रेरी चौक से आप निकले केम्प्टी की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, एक रास्ता कट गया कंपनी गार्डन की तरफ लेफ्ट में ऊपर, और एक राइट में रास्ता नीचे चला गया जो आपको सीधा केम्प्टी फॉल जाता है। जो रास्ता राइट में जा रहा है उसमें 3 किलोमीटर के बाद से लाल मिट्टी के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। आप जब मसूरी जाओगे आप ये ऑब्जर्व करना कि उस पहाड़ के मतलब केम्प्टी की तरफ जाते हुए आपको ठंड ज़्यादा महसूस होगी और केम्प्टी से मसूरी आते हुए आपको कम ठंड महसूस होगी। कभी आप ये महसूस करना। रीज़न ये है कि जिस तरफ लाल मिट्टी वाले पहाड़ हैं वो ठंड को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और जिस तरफ चट्टानों वाले पहाड़ हैं वो गर्मी को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो वो रात में थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिकल चेंज होता है, इतना चलता है। आज तक दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने मशीनी तौर पर यह साबित नहीं कर दिया कि 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। और मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की मशीनें जेन्युइन है, वो झूठ नहीं बोलती। अगर वहां पर 20 डिग्री का ड्रॉप आएगा या इंक्रीज आएगा तो वो इमीडिएटली कैप्चर करेगा। तो इसलिए लोग इस चीज को मशीन पे नहीं साबित कर पा रहे, ये बातों में हो जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो मशीन पे आ जा रहा है क्योंकि वो मशीन तो खिलौना है, उसके साथ खेल सकते हैं, इसके साथ नहीं खेल सकते। तो एक आपकी वो टेम्परेचर वाली बात तो मुझे ये लगता है कि वो ये रही। दूसरी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कई बार हमें एहसास हुआ कि कुछ पास हुआ, तो इस तरह का एहसास ऐसी लोकेशन पर जाना, रात में आप वहाँ पर 1 बजे 2 बजे 3 बजे अकेले हैं या 1-2 लोगों के साथ हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस तरह का एहसास होना मुझे नहीं लगता कोई बहुत फिक्र करने वाली बात है या ये इस्टेब्लिश कर देने वाली बात है कि भूत प्रेत होते हैं। भाई इसी के साथ साथ एक तो हो गया कि तुमने फिजिकली कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, कुछ एहसास आ गया। एक आ गया तुम्हारा कैमराज ऑन है, नाइट विजन ऑन है, तुमने कैमरा में देखा है कुछ जाता हुआ, एक वाइट या गैसियस फॉर्म में एक बॉडी निकली है, तो वो क्या चीज़ है? नाइट विजन कैमरास और देखो, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेयल्स। पर्सपेक्टिव पोर्ट्रेयल एक चीज़ होती है जिसमें आप वो देखेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ऑब्स के बारे में सुना होगा आपने, 2-3 साल पहले तक दुनिया भर के कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स रात भर ये चिल्ला रहे थे कि हमारे नाइट विजन कैमरा पर एक ऑर्ब कैप्चर हो गया है। एक वाइट कलर का बॉल जो कैमरा पर उड़ता हुआ ट्रैवल करता हुआ कहीं चला गया या उस पर आया, उस पर स्टे किया, थोड़ा ऐसा ऐसा घूमा और फिर चला गया। ऐसे लाखों वीडियोस आपको इंटरनेट पे फ्लोट होते हुए मिलेंगे कि ये ऑर्ब हमने कैप्चर कर लिया, ऑर्ब कैप्चर कर लिया। ऑर्ब कैप्चर करना कितनी बड़ी बात हो गई। ये 2 साल पहले तक हो रहा था। 2 साल पहले 4 स्टडीज ऐसी आई जिन्होंने साबित कर दिया कि ये ऑर्ब्स कुछ नहीं, डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कैमरा के लाइट में कैप्चर हो गई। उनके ऊपर नाइट विजन कैमरा की लाइट पड़ी, उस डर्ट ने लाइट को वापस कैमरा में रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से वो कैप्चर हो गया। 2 या 2.5 साल पहले ऐसे कई रिसर्च सामने आए। उसके बाद से जब ऑथेंटिकेट रिसर्च आए तो ये जितने भी अमेरिकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्होंने बोलना भौंकना बंद कर दिया कि हाँ भाई ये सच में ऑब्स हैं। और आप मुझे ज्ञानी कहें या वो अलग बात है, मैं ये बात 7 साल से कह रहा हूं कि वो ऑब्स नहीं है, वो कैमरा रिफ्लेक्शन है। जब एक इस तरीके की इमेज पोर्ट्रेयल होती है, आप किसी थर्ड पर्सन को वो दिखाओ बिना कुछ उसे इंफॉर्मेशन दिए हुए, कोई इंफॉर्मेशन उसको मत दो कि ये कहाँ कैप्चर हुआ है, किन हालातों में कैप्चर हुआ है, किसने कैप्चर किया है और ये क्या है, और फिर देखो उसका पर्सपेक्टिव क्या आता है। ये सेम एक्सपेरिमेंट ouija बोर्ड को लेकर के 1000 बार हो चुका है। जब लोगों के आंखों पे पट्टी बांध के उनसे ouija बोर्ड चलवाया गया तो कुछ नहीं घूमा,
लेकिन आंखें हटा करके उनसे घुमाया गया तो प्रॉपर यस नो ए बी सी डी सब आने लगा। देखो अभी जो मैंने आपको बातें बोली इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें एकदम मतलब कूढ़ नास्तिक वाली बू आ रही है कि ये मानने को तैयार ही नहीं है भाई साहब, इसको घिस दिया, रगड़ लिया, पूछ लिया, ये मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं मानने को तैयार हूं, मैं ये मान रहा हूं कि हो सकता है भूत प्रेत होते होंगे, लेकिन इतनी आसानी से जंगलों में नहीं घूम रहे हैं कि कोई भी नाइट विजन कैमरा लेके गया 2000 का और एक फोटो खींच के ले आया। इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता है कि मामला चल रहा है। नेगेटिव एनर्जी तो है। हाँ, मैं ये मानता हूँ, मतलब देयर आर पॉजिटिव थिंग्स, देयर आर नेगेटिव थिंग्स, देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज, देयर आर नेगेटिव एनर्जीज। अब उसका वो ऑरा कैसा है, किस हद तक वो हमारे वर्ल्ड में डिफरेंशिएशन कायम कर पा रहा है या मतलब रख पा रहा है, ये अलग है। मतलब सफेद कपड़ों में कोई काली शक्ल वाला आदमी तो कोई नहीं है, कोई भूत ऐसा नहीं, एक मैं सफेद शर्ट पहन के घूम निकल लेता हूँ कभी कभी। भाई कभी कभी ना ऐसा लगता है यार, ये जो मूवी वाले दिखाते हैं तो साला किसी ने तो देखा होगा जो इनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, कुछ पैर उल्टे, किसी ने तो कभी ना कभी देखा होगा। ये मतलब कहीं से चीज़, चिंगारी, अगर आग जल रही है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो हुई होगी कि किसी ने उल्टे पैर देखे होंगे, किसी ने कुछ देखा होगा, किसी ने कुछ छलावा देखा होगा। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन हाँ वक्त के साथ साथ उसमें डिफरेंशिएशन तो आता ही रहता है, मॉडिफिकेशन मसाला तो वो आता ही रहता है। अब जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु या भगवान शिव की प्रतिमा जो आज से 200 साल पहले बनी होगी और जो आज बनी है उसमें डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है, होंगे जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी जिसका धुआं उठा है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा हो जिसकी वजह से उस वक्त के लोगों को यह एहसास हुआ हो कि भगवान है, और बाद में फिर उनका पोर्ट्रेयल जो है वो अलग अलग तरीके से होना शुरू हो गया। ठीक उसी तरीके से भूत के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि वाकई कोई दानव, कोई राक्षस, कोई ऐसी एंटिटी कभी रही हो या किसी ने देखी हो जिसने बाद में उसको चल के इस तरीके से पोर्ट्रे किया। लेकिन मैं कंसर्न इस बात से हुई नहीं, मैं इस बात से कंसर्न हूं कि जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है ना, ये एकदम ठीक वैसा ही है, मतलब एकदम आसान है। जैसे मैं धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हूं, चाहे वो बाबा हो या तांत्रिक या मौलवी या प्रीस्ट, जो लोग धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं उनके खिलाफ हूं, उसी तरीके से भूतों, मेरी खुद की इंडस्ट्री में मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में भी जो लोग भूतों के नाम पर लोगों को बना रहे हैं मैं उनके खिलाफ हूं। मैं कह रहा था भाई, मैं ब्लैक मैजिक की बात करना चाह रहा हूँ। आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि आपने अपने ऊपर खुद काला जादू करवाया है, अपना खुद का वो पूरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी बता दी थी आपने। क्या कुछ भी नहीं हो, किसी ने नहीं किया। तो जब आप बैठे थे वहाँ पे, वो प्रोसेस जो अघोरियों के साथ होता है, आपने पूरा एक्सपीरियंस भी करा है, क्या आपको वहाँ पे नेगेटिव फीलिंग आई है कि मेरे अराउंड नेगेटिव एनर्जी है? ज़रा उसके बारे में कुछ बताओ। देखो ऐसा है कि जब आप इस तरीके के किसी माहौल में होते हो ना, तब तो आप उस माहौल में रच बस ही जाते हो। देखिए आप भी बिल्कुल ही लोहे के नहीं बने, इंसानी दिमाग जो है वो इन्फ्लुएंस होने के लिए बना है। जैसा अपने आसपास का माहौल वो कैप्चर करेगा, वो उस हिसाब से प्रोसेसिंग और ढलना शुरू कर देगा। इंसानी दिमाग की बेहतरी और खूबसूरती यही है कि वो बड़ा अडेप्टिव है, और कई बार ये अडेप्टेशन के लिए उसको आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो होता ही है। एक पूर्णतः नास्तिक आदमी भी अगर संध्या आरती के समय किसी मंदिर में चला जाए तो बिना हाथ जोड़े वो खड़ा नहीं रह सकता। उसके इर्द गिर्द जब 200 लोग हाथ जोड़ के खड़े होंगे ना, तो उसके दिमाग हाथ को खुद ही कंट्रोल दे देगा कि ऐसे खड़ा हो जा, भले वो कितना भी नास्तिक आदमी रहा हो। तो ठीक वैसा ही जब आप इस तरह के किसी प्रोसेस में होते हैं, जब आप एक काला जादू की प्रक्रिया में अपने एग्जाम्पल के साथ समझाओ इससे, आपकी फीलिंग, आपके कैसा था? मैं जब वहाँ था, हमने सबसे पहले तो मुझे बिठा दिया गया गंगा के, रात को बज रहे करीब, प्रोसेस शुरू हुआ था करीब 1:45 बजे के आसपास। हाँ, 1:45 बजे के आसपास प्रोसेस शुरू हुआ था और चला था 3 सवा 3 बजे तक, जिसमें कि मुझे बिठा दिया गया पहले तो। और उसके बाद सबसे पहले मुझ पे चंदन टीके लगाए गए, फिर मुझे बोला गया एक बार गंगा में डुबकी मार के आओ। फिर मैं डुबकी मारने गया, फिर मैं वहाँ से लौटा, फिर कुछ मंत्रोच्चारण वहाँ पर शुरू हुआ।
अच्छा ये मंत्रोच्चारण जो थे ये किसी देवता के या जो किसी और भगवान के मंत्रोच्चारण नहीं थे, ये कुछ उस तरीके के मंत्रोच्चारण थे जो मैंने कभी सुने नहीं अपनी ज़िंदगी में। और कितने वो बैठे थे आपके आसपास साधु? नहीं, एक था। अच्छा, एक ही था, और बाकी तो उनके जो होते हैं आसपास वाले जूनियर वो थे। किसी को सामान लाने का काम था, किसी का गंगा जल, बार बार गंगा जल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, वो लाने का काम था। तो इस तरह से लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो मंत्र पढ़े वो मंत्र मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। और मैं आपको बता दूं, मैं शायद बोल ना पाऊँ, लेकिन मंत्रों के बारे में मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। मतलब मैं सुन के आपको ये बता सकता हूँ कि ये इस चीज़ का मंत्र है। मे भी शायद मेरा खुद का उच्चारण उतना सही ना हो या मुझे याद ना हो, लेकिन मैं सुनते ही मेरी मेमोरी तुरंत रिकॉल कर लेती है कि ये इस चीज़ का है। तो वो कुछ मंत्रोच्चारण थे। एंड देन फिर उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया की गई जहाँ मेरे सारे कपड़े उतार दिए गए, क्योंकि वो मैंने जो ब्लैक मैजिक किया था वो मैंने खुद को मरवाने के लिए दिया था। शरीर त्यागना है। और उन्हें आपने बताया नहीं था? वरना अलाउ ही नहीं करते वो। ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा होता तो फिर तो मज़ा आ जाए। फिर उन्होंने वो सारे संसाधन निकाले, खोपड़ी वोपड़ी वो सब जो भी होता है। मतलब एक प्रॉपर फिल्मी सेटअप था जो एक काला जादू के चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो खोपड़ी उल्टी करके उसमें से भी पानी भर भर के लाना था। फिर यज्ञ शुरू होता है, यज्ञ पे मंत्रोच्चारण चलता है। फिर आपके इर्द गिर्द लोग बैठते हैं, वो आपके ऊपर चंदन, टीके, नींबू का रस, काली मिर्च, कच्ची काली मिर्च 11-11 करके 11 बार खान चबानी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके थ्रू आप जाते हैं। एंड देन जब पूरी प्रक्रिया ख़त्म होती है तो आपको वापस कपड़े पहनाए जाते हैं, गंगा जल में नहलाया जाता है, अच्छे से आपका अभिषेक किया जाता है, आखिरी में 1 लीटर दूध ऊपर से डाला जाता है, फिर गंगा जल। मतलब इस प्रोसेस में मैं करीब 9-10 बार गंगा जल में डुबकी लगाई थी। और उसके बाद मुझे समय दिया जाता है कि अब 24 से 48 घंटे में काम हो जाएगा आपका। और तब तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसे खून की उल्टियाँ करते हुए मरेगा वो। भाई आपकी खुद की मेंटल स्टेट क्या थी यार उस टाइम? आप सोच रहे थे हाँ, अगर ये मुझे वर्क डर कर तो गया? लग रहा है, मुझे डर तो लग रहा था। वो 24 से 48 घंटे तो आपके मुंह से खाना ही नहीं उतरा होगा। नहीं, इतनी देर तो नहीं, लेकिन 5-6 घंटे। वहाँ से जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं जिस होटल में मैं रुका था, मैं वहाँ पहुँचा था करीब 4:30 बजे। तब तो मैं सो गया, ठीक है। और 1:30 बजे के आसपास मेरे दिन की नींद खुली। वो इसलिए कि मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। वो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं किसी भी समय सोऊं, 8 घंटे मुझे चाहिए। उसके बाद से मेरी थोड़ी बहुत हालत ख़राब रही। वो सोच के सीन्स जो हैं वो ध्यान कर करके कि अब पता नहीं बाहर जाऊं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, घर के बाहर निकलूं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। मतलब आलम ये हो चुका था कि मैं बाथरूम में बैठा हूं और छत पे देख रहा हूँ ये फटेगी और ये तो नहीं गिरेगा ऊपर से। इस बीच में योर फ्रेंड्स एंड फैमिली न्यू अबाउट इट? नहीं, नोबडी। किसी को पता चलेगा तो कौन करने देगा। नहीं, लेकिन हाँ डर तो लगता है। और उस टाइम पे जब वो सब कुछ चल रहा था, मैं ज़्यादा डरा हुआ इस बात से था कि कहीं उसके चेले वेले ही ना मुझे मार दें, हाँ, कहीं उन्हें पता लग गया हो कि इसमें कुछ दिक्कत है। तो डर होता है, डर होता है। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा ऐसा कुछ कभी भी एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन डर होता है। और आप कितने टाइम बाद उस ट्रॉमा से बाहर आए? नहीं, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। भाई मैं चाहता हूँ आप ना ये इसकी रियलिटी या फिर ये अंधविश्वास है, इस बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। रेकी हीलर्स और टैरो कार्ड रीडर्स के बारे में आपके हिसाब से इस पे आपका क्या टेक है? क्योंकि बहुत लोग ना गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता, बस देखा देखी में कर रहे हैं। हाँ, तो वो एक गलत रास्ते पे ना चले जाए, उनकी लाइफ में कुछ गलत ना हो जाए, टाइम ना निकल जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि वो इसमें घुस गए हैं, बंदा बीमार है लेकिन नहीं, वो इस जोन में घुसे हुए हैं, वहाँ सही जगह नहीं जा रहे, वहाँ पे जा रहे हैं। नहीं, आपकी बात ये सही है, आपकी बात ये सही है। जैसा मैंने कहा भी था आपसे कि मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज़्यादा अंधविश्वास है। चाहे वो ये रेकी हीलर्स हों, चाहे वो ये टैरो कार्ड रीडर्स हों, चाहे ये नए नए जितने भी हीलिंग्स और हीलर्स और ये सब आए हैं, इन सब से हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो हीलिंग प्रोसेस और हीलर प्रोसेसेस है ना, ये एक ऐसी विद्या थी, हुआ करती थी क्रिश्चियनिटी के कुछ पार्ट्स में एक समय पर, जहाँ पर कुछ लोग सालों तक उसके बारे में गहन प्रैक्टिस और रिसर्च करने के बाद
वो ये कहते थे कि भैया हम जो है आपकी हीलिंग कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं हीलिंग की, तो यहाँ बात हो रही है स्पिरिचुअल हीलिंग की। मैं ये बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अक्सर लोगों का ये मानना है कि वो उससे उनकी आत्मा को क्लीन कर रहे हैं, चाहे उस आत्मा ने बहुत सारे दुख दर्द झेले हों या तकलीफ़ें झेली हों, तो वो स्पिरिचुअल हीलिंग से अपनी आत्मा को क्लीन करते हुए अपने मस्तिष्क को शांति देते हैं कि हाँ भाई अब मैं एक नए जोन में आ रहा हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब ये है। लेकिन अब हीलिंग इंडिया में कई तरह की होने लगी हैं। अब उसमें सेगमेंटेशंस होने लगे हैं, लव हीलिंग, ब्रेकअप हीलिंग, बिजनेस लॉस हीलिंग, कई तरह की ऐसी हीलिंग्स हैं जो मैं आपको साफ नहीं बोल सकता। बोलो ना। वो हीलिंग हो सकती हैं। रिसेंटली, कितना रिसेंट, शायद 2 दिन पहले मैंने एक अखबार में भी पढ़ा था, तो अब वो बोलना पड़ेगा क्या? चलिए बोल देते, बोल दो क्या वो बोल देते, बोल देते जो को देख लेंगे। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हीलिंग ये भी चल रही है। तो अब जो है वो बहुत तरह की कैंसर हीलिंग, ये वो बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं हीलिंग के नाम पर। और टैरो कार्ड रीडर को तो वो मेरे लिए ऐसा उसको मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं डर लगता किसी से, कितना भी फन्ने खा टैरो कार्ड रीडर हो, नहीं चाहिए। जब मैं अपने ये जो ग्रह नक्षत्र, न्यूरोसाइंस, पामिस्ट्री, जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, मैं इस पे ही नहीं मानता। लोग ये कहते हैं साइंस, ये तो साइंटिफिक पढ़ाई है, ये है, मैं नहीं मानता भाई साहब। साइंस ने कभी ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की। ये एक सूडो साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसके ऊपर लोग सदियों से भरोसा करते हुए आ रहे हैं, और उनके भरोसे की मैं इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे घर में आप जिनसे भी मिलेंगे, सबके हाथों में रत्न लगे मिलेंगे, मोती है, पुखराज है, नीलम है, सबको मिलेंगे। मैं नहीं मानता, मुझे लगता है मेरी किस्मत मेरे हाथों में है, और ये ग्रह नक्षत्र के पढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा मेरा मानना है। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट हो सकता है। मैं घर के किसी भी बच्चे को नहीं चाहता जो अगर इसे देख रहा हो तो मेरी बात से इन्फ्लुएंस मत हो भैया, क्योंकि तुम्हें लगेगा, तुम ये बोलोगे यार देखो मम्मी ये भी नहीं मान रहा, जय भी नहीं मान रहा, तो तुम्हारी मम्मी मुझे तो कुछ कहेंगे नहीं, तुम्हें जरूर 4 चांटे जड़ देंगी वहीं घर पे। तो मेरा मतलब में मेरी बात पे इन्फ्लुएंस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं उसमें नहीं मानता, कहना ये चाह रहा हूँ, तो मैं ये टैरो कार्ड रीडर में भी बिल्कुल नहीं मानता। और अचानक से जिस तेज़ी में पिछले 5 सालों में, 6 सालों में टैरो कार्ड रीडर्स, रेकी हीलर्स, हीलिंग वालों, इनकी उत्पत्ति हो गई है। जो लोग, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो आज से कुछ टाइम पहले तक कुछ नहीं कर रहे थे, और अचानक से मुझे पता चलता है कि वो फेसबुक पे लाइव सेशन कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग का। जो लोग उनको देख रहे हैं या जो लोग उनको पैसे दे रहे हैं पर सेशन, जो भी आप दे रहे हैं, आप अपना पैसा किसी अच्छी चीज़ में लगाइए। अपनी मानसिक शांति पाने के लिए उसी पैसे से कहीं घूमने चले जाइए परिवार को लेके, 4 अच्छे पल बिताइए, अच्छा खाना खाइए, कुछ अच्छा पहनिए अपने लिए, वो आपको अच्छी फीलिंग देगा। ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगी, आत्मा सब की healing भी और सही बात है भाई, बाहर से ऐसे भी। देखा जाए तो। देखो, जादू की इच्छा और शराब का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है, ये कुछ भी करवा सकता है, और यहाँ यही हो रहा है। अब इनके नंबर, ये जो हीलर्स बढ़ने का रीजन मेनली ये है कि उसमें बिजनेस ज्यादा हो रहा है। हाँ, धंधा है, धंधा बहुत हो रहा है। हाँ देखो, उसमें ज़्यादा धंधा है क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सैलरीड लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, दे आर मोर गेटिंग इनटू इट, तो उसमें पैसा ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर आप मान लीजिए आप किसी ज्योतिष के पास गए, आपने अपना हाथ उनको दिखाया, जो भी उन्होंने रीडिंग देनी थी दे दी, आपने बदले में उनको दक्षिणा दे दी 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये, जो भी आपको ठीक लगा। यहाँ सेशन वाइज सिस्टम चलता है, मतलब 2000 पर सेशन, 5000 पर सेशन, डिपेंड करता है कि किस तरह के सोसाइटी और किस तरह के क्लास को वो डील कर रहा है। कई बार तो 20-20 हज़ार रुपये पर सेशन भी होते हैं हीलिंग के, और लोग जाते हैं, लोग करते हैं। और साइकोलॉजी ऐसे रन करती है, ज्यादा पैसे दिए तो मैं तगड़ा हील कराऊंगा, तो तुरंत हो जाएगा फिर तो। हाँ, जल्दी हो जाए काम। विदिन सेकंड्स काम हो जाएगा, ज्यादा पैसे दे दिए। अब बस हीलिंग की, वहां से निकला, सुपरमैन बन के उड़ गया।
हाँ, अच्छा भाई, हमारी अभी ब्लैक मैजिक को लेके बात हो रही थी, तो जो हमारा पिछला वाला पॉडकास्ट हुआ था, तो मेरे को ना काफ़ी रिव्यूज़ मिले थे, तो लोग कह रहे थे कि होता है ब्लैक मैजिक। मैंने कहा ठीक है, ये होता होगा, लेकिन तुमने कभी फील किया है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो वो कहते कि इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जो तुम्हारा शरीर है फिजिकली तुम काम नहीं कर पाते, किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता, और कोई काम तुम्हारा बन नहीं पाता। ये इस चीज़ को लेके ना लोगों में ये थिंकिंग है कि अगर ये सब हो रहा है तो ये ब्लैक मैजिक है। तो क्या ऐसा है क्या? पहले तो ये पूरा स्टेटमेंट ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि शरीर काम करने का मन नहीं कर रहा, दिमाग को काम करने का मन नहीं कर रहा, और काम हो नहीं पा रहा। काम पहली बात तो करोगे तब तो बनेगा, तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात, ये सिम्टम डिप्रेशन वाले नहीं है भाई, वही साइकोलॉजिकली लोग उस पे लेते हैं, इस पे तो किसी ने कुछ कर दिया, हाँ, हमारे लड़के पे, इस पे कुछ हो रखा है। वो नहीं है कि दिन भर लेट बैक पड़े हो और आपकी इच्छा नहीं हो रही, किसी चीज से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज में आप इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हो, अच्छे भले हो, खा पी रहे हो, लेकिन वो जो एक जील होती है जिंदगी में, उसकी कमी है। उसकी कमी है, तो उसकी कमी कोई लेके तो लोग ये बता देते कि हैं इस पे तो किसी ने कुछ कर दिया, ये चीज़ है, किसी ने कुछ करवा रखा है, ये भी होता है। मैं एक बात, या तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। हाँ नहीं, मैं मानता हूँ। और एक बात मैं बहुत टाइम से, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, मुझे जब ऐसे लोग मिलते हैं, तो मैं अपने आप से सिर्फ एक लाइन बोल के उस बात को भूल के आगे बढ़ जाता हूँ कि ज़िंदगी नज़रियों के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। इट्स ऑल द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। उनको लगता है कि उनका लिए काला जादू है तो वो काला जादू है, मुझे लगता है कि भैया नहीं है तो नहीं है। मैं उनकी भी स्टेटमेंट की इज्जत करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि लोग मेरी भी बात को सुने। मैं ऐसा तो बोल ही नहीं रहा ना किसी को भी कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, पागल बना रहे हो। जो लोग इनके नाम पे धंधा चला रहे हैं वो जरूर चोर हैं, उनके लिए मैं खुल के बोलूँगा। लेकिन अगर जिसको लग रहा है कि भाई मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये काला जादू है, तो मैं आपकी भी उस पर्सपेक्टिव की इज्जत करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो नहीं है, तो और आशा करता हूँ कि आप भी मेरे पर्सपेक्टिव की इज्जत करेंगे। तो अगर ये पर्सपेक्टिव है भी, तो वो चेंज कैसे करें अपने आप को? ये मतलब कैसे सोचना बंद कर दे कि भाई इस वे में तो है ही नहीं, कि मैं ये तो सोचूं ही ना कि भाई ये तो काला जादू या कुछ है, या फिर अपने आप को बेटर करूं? देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा खुद के एक्सपीरियंस से आता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो मैंने लोगों में नोट की है। एक मैंने शॉर्टकट नोट किया है लोगों में, लोग बड़ी आसानी से बहुत तेज़ी से ऊपर जाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि लोग अब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, तो किसी स्किल को पॉलिश करने के लिए उतनी मेहनत या उतना काम या उतनी तपस्या नहीं करना चाहते। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलता हूँ, यहाँ मेरे साथ मेरा भांजा आया हुआ है, सामने बैठा है, अभी वो मुंबई में व्हिस्लिंग वुड्स में एडमिशन लेने वाला है, उसको फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक करियर बनाना है। लेकिन एट दिस स्टेज अगर इस उम्र में मैं उससे पूछूं कि क्या तुमने ये करने के लिए अब तक कुछ किया है, तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि उसका पूरा आसरा और विश्वास इस बात पे है कि मैं 10 लाख रुपए खर्च करूंगा, मैं एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा, और वहां के लोग मुझे बिल्कुल ही बहुत तगड़ा एक्टर बना के मार्केट में लॉन्च कर देंगे। समझिए बात को। तो ज्यादातर जो लोगों की प्रोसेसिंग है ना, वो इसी तरह की हो चुकी है। तो जब वो नहीं मिलता है, क्योंकि जल्दी में तो किसी को कुछ नहीं मिलता, आपको भी यहां तक पहुंचते पहुंचते कई सालों का वक्त लग गया। मतलब जहां तक मुझे याद है, कई सालों से तो मैं भी, यू आर वन ऑफ द मोस्ट लाइक, जो यूट्यूब की जब रेज आई थी, तो शुरुआत में जो क्रिएटर्स हुए थे 2, 4, 5, 10 जो भी थे, उनमें से आप भी थे।